हमारा आज का जो टॉपिक है दैट्स क्रिटिकल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। तो क्या है? द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड विथ विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या फिर सैटेलाइट। आपको याद होगा कल मैंने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के बारे में आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि जब आप देखो किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेट करते हैं कम से कम 2 स्टेजेस ऑफ रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट क्या काम करता है? उसे डिजायर्ड हाइट तक लेके जाता है। सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट क्या देता है? उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है। और हर एक हाइट की एक प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। एग्जैक्ट वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से तुमको लॉन्च करना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले कैसी गड़बड़ हो सकती है? अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो आपका सैटेलाइट स्पाइरल पाथ परफॉर्म करके या पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके ज़मीन पे गिर जाएगा। अगर आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के एग्जैक्ट बराबर है तो वो बराबर सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा हो गई मगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो इलिप्टिकल पाथ परफॉर्म करता है। और अगर आपके सैटेलाइट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि वो एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा होगी, तो भैया वो तो ग्रेविटेशन फील्ड छोड़कर चला जाएगा, है ना। तो हमको इससे पता चलता है कि कितनी ज़रूरी है क्रिटिकल स्पीड। हर एक हाइट की एक पर्टिकुलर क्रिटिकल स्पीड होती है। इस हाइट पे सैटेलाइट को रखना है तो इतनी स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा, उस हाइट पे रखना है तो इतनी स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा। तो अब हमारा डेफिनेशन तो आ गया, हम समझ में आ गया कि भैया कम से कम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगेगी ताकि सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो सके, उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। अब हमको उसके एक्सप्रेशंस देखना है, एक्सप्रेशंस फॉर क्रिटिकल स्पीड। तो मैं यहाँ जाऊँगा, देखूँगा एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप एक प्लैनेट इमेजिन करिए, जैसे अर्थ को भी इमेजिन कर सकते हैं आप, जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, और एक सैटेलाइट है जो फिलहाल इस जगह पे है। आइए, तो एक सैटेलाइट है जो फिलहाल इस तरह से एक पर्टिकुलर हाइट पे है। यहाँ पे मान लो कितनी हाइट है? ये h हाइट पे। ओके, अब ये इस पर्टिकुलर हाइट पे है और मैं इसको अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूँ। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब मैं दे रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो जाहिर बात है ना, कि भैया कोई ना कोई उसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो मैं बोलूंगा व्हेन द सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली it experience gravitational force which act as centripetal force, that makes the satellite to revolve in circular orbit, जो सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए मजबूर करता है। ओके चलो भाई, मान लिया इस बात को। तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore mv²/r इज इक्वल्स टू, है ना, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि होगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, है ना। ओके चलो ठीक है, मान लिया। ये स्मॉल m क्या हो जाएगा? कैंसल।
ये स्मॉल आर और इसमें का स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ GM अपॉन स्मॉल आर। बट आप जानते हैं कि भैया स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच, तो फॉर V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन आर प्लस एच। तो ये जो वेलोसिटी है आपकी, ये असल में क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल स्पीड बोलना चाहिए। तो ये जो है क्रिटिकल स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड होती है, क्योंकि ये VH की वैल्यू है ना, वो कम नहीं होती, वो लगातार जब वो गोल गोल घूमते रहता है वही VH रहता है, VH की वैल्यू सेम रहती है। तो इसी वजह से अब जो स्पीड है उसकी, जिस स्पीड से वो गोल गोल घूम रहा है ना, तो वो उसकी स्पीड क्या कहलाती है बेटा, अपनी क्रिटिकल स्पीड या फिर ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ओके, और एक और बात, जैसे कि आप जानते हैं, सिंस GH इज इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको नहीं लगता मैं GM की जगह GH इंटू R प्लस एच का होल स्क्वायर डाल सकता हूं यहाँ पे? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू GH इंटू R प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस एच। ये गया। Therefore critical velocity is equals to under root of GH into R plus H. This is the formula for critical velocity also. तो ये once again एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। ये एक था और ये एक था। आई बात समझ में? ओके, चलो भाई, मान लिया। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस आएगा। स्पेशल केस बोले क्या स्पेशल केस है कि H इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R। मतलब हाइट ऑफ द सैटेलाइट जो है बहुत ज़्यादा छोटी है। सैटेलाइट बहुत नज़दीक होकर रिवॉल्व कर, 1-2 किलोमीटर पर रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो R प्लस एच को आप अप्रोक्सीमेशन में R बोल सकते हैं और GH को अप्रोक्सीमेशन में स्मॉल g बोल सकते हैं, है ना। तो इसे मैं ज़रा इक्वेशन नंबर देना चाहिए था, दे दिया मैं, ठीक है। तो देखो, अगर H बहुत ज़्यादा छोटा है R से, हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R, इन दिस सिचुएशन R प्लस एच को अप्रोक्सीमेशन में R, GH को अप्रोक्सीमेशन में G बोला जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन कैपिटल R। ये मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल R का। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से आया हमारे पास ये। ऑल्सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से मैं यहाँ लिख सकता हूँ VC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GR। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी के मेरे पास और 2 फॉर्मूले आ गए, मगर ये किस कंडीशन में है? जब सैटेलाइट आपका अर्थ के काफ़ी ज़्यादा करीब होकर रिवॉल्व कर रहा है। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है। और अब अगर मैं देखूँ, अगला एक छोटा सा पॉइंट यहाँ है, मुझे देखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब मुझे एक छोटी सी चीज ये डिटरमाइन करनी है। जैसे कि आपको याद होगा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपने फॉर्मूला निकाले थे, पहले देख लो बेटा, बाद में लिखते बैठना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। आपको याद होगा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाले थे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाले थे हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब यहाँ हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो कैसा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ मैं कैसे निकालूंगा। इस चीज़ के लिए हमको ये वाली कंडीशन इमेजिन करना पड़ेगी। कौन सी? सैटेलाइट जो है क्लोज रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस। तो मैं बोलूंगा कंसीडर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग very close to the Earth's surface। तो हमने एक सैटेलाइट को इमेजिन किया जो अर्थ के सरफेस के काफी करीब होकर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस कारण से क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R। मैं लिखूंगा बट मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारा सैटेलाइट जो अर्थ है उसका शेप नियर अबाउट स्फेरिकल है।
और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डाल दो वैल्यू वहां पे। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। ओके बेटा, एक आर गया इसमें का, एक आर गया। ठीक है, अब आगे क्या बचेगा फिर? देखो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आपका 4 पाई आर स्क्वायर रो कैपिटल जी अपॉन 3। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया क्रिटिकल वेलोसिटी का। आप चाहे तो 4 और आर स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने 4 और आर स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल दिया तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा 2r अंडर रूट ऑफ पाई रो जी अपॉन 3। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर मॉड्यूल में प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको देखे होंगे, आपने एक क्वेश्चन आया था एस्केप वेलोसिटी का, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पूछा गया था। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, हम लोग ने इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यहाँ पर लिखा था। आई बात समझ में? सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन देखो बस ये समझने के लिए क्या हुआ कैसे हुआ, हमारे लिए अल्टीमेटली जो मायने रखता है वो प्रॉब्लम क्या है, आपका फॉर्मूला। चलो लिख लो यहाँ पर। देखिए बेटा, हम कुछ और पॉइंट्स यहाँ देखने वाले हैं, कुछ और खास फॉर्मूले देखने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे आप बताइए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप बोले सर ये क्या यही है ना। मैं बोला नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो वाली चाहिए जो मुझे मालूम है, मतलब कौन सी, सरफेस ऑफ द अर्थ की। तो बोले सैटेलाइट फिर सरफेस ऑफ द अर्थ के नज़दीक है क्या? बोला नहीं, सैटेलाइट काफ़ी ऊपर है, सैटेलाइट काफ़ी ऊपर है, मगर फिर भी मुझे फॉर्मूले में स्मॉल जी चाहिए। बोले ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ना, कुछ भी कर सकते हैं आप गाड़ी यहाँ पर। बोले कैसे? जैसे कि आप जानते हैं स्मॉल जी को आप कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल जी एम को आप स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इज दैट इट? तो अब अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, हेंस यूजिंग क्रिटिकल स्पीड का ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, कैपिटल जी एम की जगह ये वैल्यू डाल दो, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, है ना। अब आर स्क्वायर को ले लो बाहर, तो आर अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी अपॉन आर प्लस एच। तो ये मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आया है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा वाला है? ये सरफेस ऑफ द अर्थ वाला है, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं एस्केप स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एस्केप स्पीड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ gm अपॉन आर, है ना। अगर रूट 2 को थोड़ा सा सेपरेट लिखो तो इस तरह से लिख सकता मैं, तो मैं इसलिए कहूंगा कि एस्केप स्पीड हमेशा जो होता है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड होता है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक जो है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। जैसे मैंने कहा था कि मैं दोनों की थ्योरी एक साथ ले लूंगा, दोनों को फिर न्यूमेरिकल्स बाद में एक साथ कवर करेंगे अपन। तो हमारा है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। क्या है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट? The time taken by the satellite, the time taken by the satellite to complete one revolution around the Earth's surface
is called as period of revolution of सैटेलाइट, कि एक सैटेलाइट कितना वक्त लेगा कि अर्थ के सरफेस के अराउंड एक चक्कर काटने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है अर्थ और हमारा ये है सैटेलाइट। ओके, अब ये सैटेलाइट लगातार ऑर्बिट में है अराउंड द अर्थ सरफेस, और ये गोल चक्कर काट के वापस उसी जगह पे आ रहा है। ये हाइट h है, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ का मास है कैपिटल M, और ये जो पूरा डिस्टेंस है जिसको ऑर्बिटल रेडियस भी बोल सकते हैं वो स्मॉल r इक्वल्स टू r प्लस h। हाँ, अब ऐसा है, देखो यहाँ पे मुझे इसका एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करना है। ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई क्या होता है, कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, कि भैया एक सैटेलाइट है पूरा गोल चक्कर काट के वापस उसी जगह पे आने वाला है, तो इस चीज़ के लिए कितना आपको टाइम लगेगा उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। मगर चलो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मुझे मैं चाहता हूं कि जल्दी से ये वापस उस जगह पे तो ज़्यादा स्पीड से लॉन्च करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर एक हाइट की क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि भैया कि मैं इस सैटेलाइट को 100 किलोमीटर पर सेट करूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो VC इज टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H के फॉर्मूले में H की वैल्यू डालकर, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल रेडियस ऑफ अर्थ, वो सब डालकर वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि वो आपके पास एक वैल्यू आएगी, फिर 100 किलोमीटर पर सैटेलाइट को ले जाने के बाद वहाँ से ऐसा लॉन्च करना पड़ेगा उस वेलोसिटी से, तो भैया उस हिसाब से वो वेलोसिटी डिफाइन होती है। तो देखो क्या होता है कि आप किस हाइट पर सैटेलाइट को सेट करना चाहते हैं, उस हाइट के हिसाब से स्पीड वैरी होती है ना, स्पीड बदलते रहती है ना। अगर कोई बोलेगा कि भैया मुझे 2000 किलोमीटर के ऊपर सैटेलाइट को सेट करना है, तो भैया उसको क्या करना, वही स्पीड से लॉन्च कर सकेगा क्या, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो 100 किलोमीटर पे थी वही दे सकेगा क्या, नहीं। अगर वो वहाँ पर वो स्पीड से फेंकेगा तो नीचे आगे आ जाएगा। तो भैया हर हाइट का जो लॉन्चिंग स्पीड नहीं बोलूँगा मैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो अलग अलग होता है। वैसे ही हर हाइट का टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। मतलब ऐसा है कि मान लो मुझे कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। अब इंडिया में वो अगर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, हमें इंडिया का बना रहे हैं हम लोग, तो हम चाहेंगे कि 24 घंटे वो कहाँ रहे, इंडिया के सामने रहे। अब अर्थ तो लगातार रोटेट हो रही है, अर्थ है जो लगातार रोटेट हो रही है, तो इस सैटेलाइट को भी गोल गोल घूमना पड़ेगा उसके अतराफ, और जो पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होगा वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट होना चाहिए, ताकि वो हमेशा उसके सामने रहे। जैसे कि हम जो चांद है, चांद का सिर्फ एक ही चेहरा देख पाते ज़मीन से, हमने आज तक उसका ज़मीन के रहते उधर दूसरा जो बैक साइड है आज तक नहीं देख पाया उसका डिज़ाइन कैसा है। वो याद है ना, अपन लोग बनाते हैं, हमें बचपन से जो देखते आ रहे, चांद में एक ही शेप नज़र आता, कोई उसको खरगोश बोलता, कोई डायनासोर बोलता, कोई अलग अलग उसका शेप बोलते रहता उस चीज़ को। आज तक अपन नहीं देखे कि उसके जो पीछे वाला साइड है वो कैसा दिखता है ना, आज तक अपन ने वो बात देखे नहीं। वो क्यों ऐसा मालूम क्या, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि चांद का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है और जो अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन है वो पूरा सेम है ना। तो इसीलिए वो हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा लगातार हमें वही चेहरा नज़र आता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसी तरह सैटेलाइट को हम चाहते हैं कि भैया ये लगातार ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी टाइम पीरियड कितना रहेगा, इस पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से टाइम पीरियड कितना रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ लिखूंगा, कंसिडर अ सैटेलाइट of mass small m revolving around the planet of mass capital M and radius, बातें करने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल R at a height small h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैंने क्या किया, सारी डिटेल्स लिख दिया यहाँ पर, मास ऑफ अर्थ, प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस, हाइट, वो सब लिख दिया। देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ द
सैटेलाइट कैन बी गिवन एज। अब ये फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ टाइम पीरियड का, ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो मैंने इस्तेमाल किया था, या ये जो मैंने पढ़ा था सर्कुलर मोशन चैप्टर में। T इक्वल्स टू 2πr/v, ये बेसिक वाला वो वाला फॉर्मूला यूज़ करें, T इक्वल्स टू 2πr/v, जहाँ पर r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस, v बोले तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट गोल घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी। मैं बोलूँगा मगर यहाँ पर तो भैया बट क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ gm/r+h, या जिसको आप अंडर रूट ऑफ gm/r भी बोल सकते हैं, जहां पर स्मॉल r इज इक्वल दिखा ना मैंने, स्मॉल r इज इक्वल टू r+h। तो फिर मैं बोलूँगा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, t इक्वल्स टू 2πr अंडर रूट ऑफ gm/r, फिर ये ऊपर चला जाएगा 2πr अंडर रूट ऑफ r/gm। Therefore t इक्वल्स टू 2π, ये r अंदर जाएगा, जब r रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, r², मगर पहले से एक r बैठा हुआ था, क्या हो जाएगा, r³/gm। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है, t² इज इक्वल्स टू 4π² इंटू r³/gm, है ना, या जैसा gm को मैं इधर ला लेता हूँ, चलो इसके नीचे 4π² के नीचे, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, है ना। अगर ये बोर्ड में होता, 2-3 साल पहले ये चैप्टर बोर्ड में था, स्टेट बोर्ड में निकाल लिया गया बाद में ग्रेविटेशन, तो मैं ये कहता कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, है ना, बट इतना अब बोर्ड में नहीं रहा, ये नीट का ही पार्ट है, मगर फिर ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन के लिए ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खैर ये चीज़ से आप पहली बार नहीं देख रहे ऐसा कोई एक्सप्रेशन, केप्लर्स थर्ड लॉ में भी आपने इस तरह का एक्सप्रेशन देखा है, वो प्लैनेट के लिए था अराउंड द सन, ये सैटेलाइट के लिए है अराउंड द अर्थ। आपको याद होगा एक प्रॉब्लम लिया था, मैंने बोल दिया था अरे ये तो आगे आना चाहिए था, वो सैटेलाइट वाला प्रॉब्लम था, है कि नहीं, क्योंकि ये सैटेलाइट के लिए लिया है। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों में फॉर्मूला यूज़ होने वाला है सेम, और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत सेम ही है, ठीक है। तो खैर ये एक चीज़ बताने के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने जो बनाया ये कैलकुलेशन के लिए बनाया बस, इक्वेशन नंबर 1, है ना। फ्रॉम 1 आप इक्वेशन नंबर 1 से टाइम पीरियड को ऐसा भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ r+h का होल क्यूब अपॉन gm, और वो आपको मालूम है क्यों ऐसा, क्योंकि आपका स्मॉल r इज इक्वल्स टू r+h, तो t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ r+h होल क्यूब अपॉन gm। अब ऐसा है कि चलो ठीक है मान लिया, ऑल्सो मैं यहां पर लिखूंगा gh इज इक्वल्स टू gm/r+h का होल स्क्वायर। gh को आप क्या लिख सकते हैं, gm/r+h का होल स्क्वायर, बोले बिल्कुल सही। तो क्या मैं gm के जगह ऐसा नहीं लिख सकता, gh इंटू r+h का होल स्क्वायर। तो अगर ये बात मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूं, देखो t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ r+h का होल क्यूब ऊपर है, gh इंटू r+h का होल स्क्वायर। देखो यहाँ r+h का पावर 2 है, ये पावर 3, ये पूरा कटेगा, इसके 2 कट जाएंगे, एक बच जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ r+h अपॉन gh, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। आया समझ में आपको बेटा। तो ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द गिवन हाइट। अब इसमें स्पेशल केस आएगा, फिर स्पेशल केस क्या कहेगा, वही जो पहले हुआ था कि अगर सपोज करो इफ h इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R, देन आपके r+h को आप अप्रोक्सीमेशन में R लिख सकते हैं और gh को अप्रोक्सीमेशन में g लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब लिखा जाएगा t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ कैपिटल R³ अपॉन gm, है ना। और एक और फॉर्मूला आप इसको, जो दूसरा वाला फॉर्मूला इसको ऐसा लिखेंगे अंडर रूट ऑफ R/g,
इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 4, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर क्या आप मुझे टाइम पीरियड का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकाल के दे सकते हैं फॉर्मूला? चलो आप करके बताओ मुझे। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। बिल्कुल पहले की तरह ही करना है। चलिए ट्राई करके देखिए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, है ना। आपको वही लेना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, है ना, जहां पर सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस, मतलब प्रॉब्लम नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 4। फिर मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट करिए। ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। आया किसी का आंसर? फिर क्या करेंगे, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। लिखो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई आर क्यूब 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब जी 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया बेटा, ये आर क्यूब और आर क्यूब हो जाएगा कैंसर, 3 चला जाएगा ऊपर, डेंसिटी का रो रह गया। इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3/4 पाई रो कैपिटल जी। अगर ये 4 को मैंने अच्छा 2 पाई को मान लो अपन ने अंदर ला लिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। और अगर 4 पाई स्क्वायर हो गया तो 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे का 1 पाई ऊपर के 2 पाई में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये क्या रह जाएगा 3 पाई अपॉन रो कैपिटल जी, है ना, 3 पाई बाय रो जी। लिखो तो अब हमारे सामने 3 प्रॉब्लम्स हैं। 2 satellites A and B go around a planet P in circular orbit having radii 4r and r respectively। तो मुझे यहाँ पर दिया गया है radii of orbit of planet A is 4r, radii of orbit of planet B is r। If the speed of satellite A is thrice v, यानी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट A कितना है बेटा आपका थ्राइस v है, तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट बी कितना होगा वो आपसे पूछा गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल स्पीड और क्रिटिकल स्पीड एक ही बात होती है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, या जिसको अपन क्या बोलेंगे स्मॉल आर, यानी ऑर्बिटल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर। ठीक है, तो मैं कहूँगा ओके, जब मैं वी बी अपॉन वी ए करूँगा, वी बी अपॉन वी ए, इट विल बी अंडर रूट ऑफ आर ए अपॉन आर बी, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, जी तो सेम है, हर जगह सेम रहता है, प्लैनेट वही है दोनों सैटेलाइट का, तो एम बी सेम है, सिर्फ ये बदला। तो इसीलिए जब वी ए अपॉन वी बी करूँगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो भैया ये उल्टा आ जाएगा आर ए अपॉन आर बी। तो मैं कहूँगा ओके वी बी अपॉन वी ए, और वी ए कितना है वी है, अंडर रूट ऑफ आर ए कितना है बेटा 4r, ओके, और
Am I getting it something wrong? 3v है, सॉरी है वही 3v है। 4r और rb कितना है, जस्ट r है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो vb इज इक्वल्स टू, फिर ये हो जाएगा अपॉन 3v और ये रह जाएगा 2। देखो vb इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 6v, 6 टाइम्स ऑफ v। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एक बार चेक कर लेना फिर भी, 6v 6 है आंसर, ठीक है। अब देखिए बेटा सेकंड वाला फिर, A satellite is moving around the earth with speed v in circular orbit of radius r. If the orbit radius is decreased by 1%, its speed will be। अरे बहुत आसान है तो, है ना। देखो सिंपल सी बात है। वंस अगेन मैं यहाँ पर देखूंगा कि आपका ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला जो आता है √of gm/r, तो vo इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। तो मैं बोलूँगा परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका, -1/2 परसेंटेज चेंज इन आर। ओके, ये कैसे आया -1/2? और आर का पावर क्या है, रूट है ना। रूट मतलब क्या होता है, +1/2, मगर कहाँ है वो, डिनोमिनेटर में, है ना। और जब मैं आर को ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, -1/2, और -1/2 नीचे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, है ना। तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ आर। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, ज़रा बताओगे तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो बोले परसेंटेज इन आर इज 1%, तो ये हो जाएगा -0.5%। ओके, अब माइनस आने का मतलब क्या हुआ, जो भी चेंज आएगा वीओ में, अगर ये इंक्रीज हुआ होगा तो ये डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज होगा। यहाँ क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है बाय 1%। तो देखो यहाँ पर आपका ऑर्बिटल रेडियस डिक्रीज हुआ है बाय 1%, यानी कि मैं यहाँ पर अगर माइनस साइन के साथ डालूं तो मैं -1% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, -1%। तो जब ये माइनस और ये माइनस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा बाय 0.5%। तो भैया ये हो जाएगा 0.5। इतना माइनस प्लस ना करके लॉजिक का इस्तेमाल करो, है ना। आर आपका क्या होगा, आर अगर कम हो रहा है तो वीओ क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है ना। पावर क्या है इसका, है ना, √r है। आप कई लोगों को नहीं समझाऊंगा, ये फिर से बता देता हूँ मैं। √r, जैसा vo इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, vo इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर 1/2। इसको ऊपर लेके जाऊंगा, vo इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r का पावर -1/2। फिर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा तो पावर नीचे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो इट विल बी -1/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन r, ऐसा। अब देखो यहाँ पे, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेर प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ ये दिया गया है बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके 1/r को, वेर r इज द सेपरेशन बिटवीन देम। याद रखना r रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये टोटल सेपरेशन है, जनरली जिसको स्मॉल r से देते हैं अपन, वो है वो, ठीक है। देन अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर सच अ फोर्स। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि देखो ये मेरा समथिंग एक प्लैनेट है, या ये एक ऑब्जेक्ट A है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट B है, इनके बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके तरफ वो गोल गोल घूम रहा है। मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसने बोला है कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड पता लगा। हम बेहतर जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको क्या दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इज 1/r। समझाइए, ठीक है। मगर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv²/r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/r, है ना। m जरूरत नहीं है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो v², ये r इधर चला गया, है ना। तो जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ये 1, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं, r का पावर 0। तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 0, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 0। वही होता है, r का पावर 0, रूट लो, स्क्वायर लो, कुछ भी करो वो तो सेम ही रहने वाला है ना। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं r का पावर 0। तो इस तरह से। अब एक खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ बेटा, गौर से सुनो, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर कहीं पे भी ऐसा आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर n, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वंस अगेन मैं इसी फॉर्मेट में जा रहा हूँ, FCP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर का पावर एन, एफ सी पी की जगह क्या लिखूंगा मैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एन, ये आर इधर जाएगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन आर का पावर एन। अब देखो ये आर को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ये आर को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर का पावर एन माइनस वन। अब ये फॉर्मूला आप वी स्क्वायर का, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एन माइनस वन, देन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो ऑर्बिटल स्पीड का, है ना। अगर मान लो कि मेरे पास दिया है कि अगर और भैया आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आर को या आर के पावर एन को इन्वर्सली रिलेटेड है, तो भाई आप पता लगाओ ऑर्बिटल स्पीड का क्या रिलेशन होगा आर के साथ, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले के साथ लगा सकते हैं आप। जैसे इसी फॉर्मूले में आप देखो एन का पावर क्या था, यहाँ 1 था, तो जब मैं एन की जगह यहाँ 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी आर का पावर क्या नीचे 0, ऊपर भी ले जाए तो 0, नीचे भी 0 रहता है ना। तो भैया ये देखो आप वही आंसर आपको मिल जाता। तो ये हिंट के तौर पे नोट के पॉइंट पे ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है इस चीज़ का, ठीक है, नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। तो देखिए बेटा आपके सामने फिर से 3 क्वेश्चंस यहाँ मौजूद है। पहला देख सकते हैं, अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 0.25 इंटू 10⁶ मीटर। तो आपको हाइट दिया गया 0.25 इंटू 10⁶ मीटर। इफ द अर्थ रेडियस इज 6.3 इंटू 10⁶ मीटर, अर्थ के रेडियस को 6.38 इंटू 10⁶ मीटर लेना है आपको, और स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी देखो सैटेलाइट क्लोज टू द सरफेस है क्या, नहीं, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 0.25 इंटू 10⁶ मीटर। और स्मॉल जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी की वैल्यू देकर उसने एक इशारा किया कि वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का बोल रहा है आपको, है ना, ऐसा फॉर्मूला जिसमें एच भी आता हो और स्मॉल जी भी आता हो। और नोट में लिखाया था ना पहला वाला प्रॉब्लम मैंने, वो वाला। तो वी ओ इज इक्वल्स टू क्या था वो, आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच। तो जैसे कि आर की वैल्यू है 6.38 इंटू 10⁶, जी की वैल्यू है 9.8, कैपिटल आर तो हम लोग जानते हैं 6.38 इंटू 10⁶ है, एच भी 0.25, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 6.38 प्लस 0.25, 5 और 8 ये हो जाएगा 13, 13 का कैरी 1 6, 6.63 इंटू 10⁶। अब पावर को आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, है ना, तो 6.38 इंटू 10⁶ अपॉन 10⁻³ क्या रहेगा यहाँ पर 9.8 अपॉन 6.63। अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पे साफ समझ में आता है कि आप जब 9.8 अपॉन 6.63 करेंगे तो उसका आंसर जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या कर सकता हूँ, 9.8 को 10, 6.63 को आप 7 पकड़ लो, उस हिसाब से सॉल्व करके देखो उसको। ये तो नंबर ऐसे आए हुए हैं कि जो थोड़े से रैंडम है ना, मगर आप जब इसको अंदाज़ा लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग को आप जब 6 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 7 पॉइंट समथिंग करके आसपास आता है ना। तो वैसा थोड़ा, अब हाँ इसमें चांसेस है कि अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया तो वो 8 पॉइंट पे भी जा सकता, तो वो थोड़ा तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है आपको। जैसा कि अब अंदाज़ा अगर मैं लगाऊँ, अब अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 9.8 को अगर मैं 10 पकड़ूँ और 6.63 को क्या पकड़ूँ मैं 7, तो 10/7 नहीं जमेगा, वो बिना लॉगबुक के खेल नहीं जम रहा उसके अंदर, क्योंकि अंदाजे में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस ही चाहिए। खैर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, 7.676 किलोमीटर पर सेकंड, दिस इज़ द आंसर। क्योंकि ये लॉगबुक के साथ ही करना पड़ेगा, बिना लॉगबुक के नहीं जमने वाला, तो फिर या फिर आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक्यूरेसी होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल होगा। इसको आप डायरेक्टली लिखो। 6.667 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20/3, जैसे 20/3
शायद से 6.667 होता है ना, देखते हैं इसमें और अभी थोड़ी देर में देखता हूँ मैं कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। और खैर अभी अगले प्रॉब्लम में जाते हैं अपन। द अर्थ सैटेलाइट हैज़ एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो यहाँ पर 2 सैटेलाइट्स की बात चल रही है। एक अर्थ सैटेलाइट है, उसका ऑर्बिटल रेडियस 4 टाइम्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट रेडियस है। देखो कम्युनिकेशन वर्ड आते से ही समझ में आ गया कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स 1 डे, अच्छा डेज में तो यहाँ पर 1 डे होता है ना। आपसे पूछा है पीरियड ऑफ क्या बोलेगा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ सैटेलाइट क्या होगा। तो मैं यहाँ जानता हूँ सिंस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी एस अपॉन टी सी इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन आर सी रेज़्ड टू पावर 3/2। तो टी एस इज इक्वल्स टू टी सी मल्टीप्लाई बाय आर एस कितना बेटा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ आर सी अपॉन आर सी रेज़्ड टू पावर 3/2। आर सी कैंसिल हुआ, चलो 4 का स्क्वायर रूट ले लो, है ना। 3/2 का मतलब क्या होता है, पहले क्यूब लो बाद में स्क्वायर रूट लो, या पहले स्क्वायर रूट लो बाद में क्यूब ले लो। तो 4 का स्क्वायर रूट लेने पे क्या होता है 2 होता है, और 2 का क्यूब लेने पे क्या होता है 8। तो भैया ये आंसर जो आने वाला है वो 8 आएगा। तो टी सी मल्टीप्लाई बाय 8, और टी सी कितना बेटा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा 8 डेज। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ सैटेलाइट कितना हो जाएगा 8 डेज। दिस इज द आंसर। हाँ एच किए ना अपन ने 6.38 प्लस 0.25, हाँ 6.63, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ while a second satellite is launched in an orbit of 1.02 times of r. The percentage difference in the time period of the satellite is, ठीक है। तो मैं कहूँगा पहला ऑर्बिटल रेडियस कितना है कैपिटल R, दूसरा ऑर्बिटल रेडियस कितना है 1.02 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या रहेगा, मैं जानता हूँ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज़्ड टू पावर 3/2। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन R, है ना। 3/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन R। अब परसेंटेज चेंज इन R क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ R माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ R अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ R मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3/2 R2 कितना है बेटा 1.02, R1 कितना है बेटा 1.02 R, R1 R है, R मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1.02 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 टाइम्स ऑफ R अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 100। R कैंसिल हो जाएगा, 100 से इसको ये हो जाएगा 3% आना चाहिए इसका आंसर, है ना। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.022, 2 कैंसिल और बचेगा क्या 3। दैट्स योर आंसर। लिखो चलिए। Periodic time of a satellite or revolving around the Earth's surface at a height equal to capital R, where R is radius of the Earth would be। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, नोटिस करो वहां पर क्या है, स्मॉल जी है, जी एच है क्या, स्मॉल जी है। अब अगर मुझे स्मॉल जी को मेंटेन करना है, वैसे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है एट अ हाइट टाइम पीरियड का क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम। बेटा बस जी एच है ना, वो जी थोड़ी है, और आर है तो एच नहीं है, फिर वहाँ पे ये हाइट एच है ना अपने पास दिया। अच्छा ठीक है, बोले आगे क्या, कैपिटल जी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम का जगह लिखो स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, चलो लिख दिया। देखो यहाँ नीचे स्मॉल जी आ गया। फिर अब एच की वैल्यू डालो, एच कितना है आर के बराबर है, एच इज इक्वल्स टू आर के बराबर है।
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच यानी आर प्लस आर, उसका 2r हो जाएगा, उसका क्यूब करेंगे तो 8r अपॉन जी आर स्क्वायर, 8r क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर और ये इसमें का एक आर गया, 2r चलेगा, एक आर बचेगा सिर्फ। अब 8 को अगर मैं सेपरेट लिखूँ तो 2√2 लिख सकता, 2√2 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4√2, तो फिर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय जी, समझे, 4√2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय जी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। समझा कि नहीं समझाइए, है ना। चलो देखो, okay, what is the new time period of a satellite if radius of the earth is increased by 6 times? वैसे मास के बारे में कुछ बताया नहीं, मास कांस्टेंट रखना है कि नहीं रखना है, डेंसिटी कांस्टेंट रखना है कि नहीं रखना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, मगर ठीक है, इसने नहीं बोला तो मैं जो बेसिक वाला फॉर्मूला पहले वो वाला चुनूंगा। कौन सा, वो है ना आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम, और फिर फॉर एच लेस देन आर आर क्यूब अपॉन जी एम है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला चुनूंगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि सॉल्यूशन में सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम, और ये कब वैलिड है फॉर्मूला, वे फॉर h वेरी मच लेस देन कैपिटल R के लिए। अब रेडियस कितने से बढ़ाया उसने 16 टाइम्स, तो 16 का क्यूब करेंगे आप, 16 का क्यूब, या पहले मैं 16 का ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, तो है ना, क्योंकि आर क्यूब बोले तो आर का पावर क्यूब, उसके बाद स्क्वायर रूट भी है ना वहाँ पे, तो मैं स्क्वायर रूट भी ले सकता पहले और बाद में क्यूब ले सकता। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और फिर 4 का क्यूब कितना होता है 64, है कि नहीं, तो मतलब वो 64 टाइम्स बढ़ जाएगा। बोले समझा नहीं कैसे, देखो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर क्यूब, तो t2 अपॉन t1 जब मैं करूंगा तो वो क्या लिख सकता हूँ मैं r2 अपॉन r1, रुको r, हाँ आर क्यूब का पावर 1/2, r रेस्ट टू पावर 3/2, तो r2 अपॉन r1 रेस्ट टू पावर 3/2 ये आएगा आपका। ओके, अब देखो आप अब सर ये 1/2 कैसा बेटा, स्क्वायर रूट है ना, उसकी वजह से 1/2 आया, तो मैं कहूँगा ओके t2 इज इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगा t1 मल्टीप्लाई बाय r2 कितना है बेटा अपने पास 16 अपॉन r टाइम्स ऑफ r1, तो अब 16 का स्क्वायर रूट लो, क्या हो जाएगा 4 का क्यूब लो 64, तो 64 टाइम्स बढ़ गया, इंक्रीजेस 64 टाइम्स, ठीक है, दिस इज इट। थोड़ा क्वेश्चन मुझे अधूरा लगा वो, मतलब उसमें कुछ चीज़ें होना चाहिए था, वो डायरेक्टली पूरा एक चीज़ यहाँ ही दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट था आपका अर्थ सैटेलाइट का पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा क्लास आई थिंक सो। कल हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है वो देख लेंगे, कल का भी सेशन 1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम।